नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मधु किश्वर जी प्रोफेसर हैं, एक्टिविस्ट हैं और इस देश के लिए जो जाने माने नाम हैं पत्रकारों की भी, उनमें भी शामिल हैं। नमस्कार मधु जी, आपका नमस्ते। स्वागत है। आज एक बड़े ही गंभीर विषय पर मैं आपसे चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। श्रीमान सुशील पंडित जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। कश्मीर के विषय पर, कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ जेनोसाइड हुआ उसको लेकर आवाज़ उठाने वाली एक आवाज़ है। उनकी हत्या के प्रयास के लिए 2 लोग उस साजिश में गिरफ्तार होते हैं दिल्ली के अंदर ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ। उनके कनेक्शन दुबई से जुड़े हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन जारी है। सुशील पंडित जी सिर्फ वो आवाज़ उठाते हैं जो अपराध हुए हैं, उसके लिए उन लोगों को न्याय मिल पाए जिनके प्रति अपराध हुए। क्या न्याय की मांग करना इस लोकतांत्रिक परंपरा में हत्या की धमकी या हत्या के प्रयास का सबब हो सकता है? देखिए, हम कह तो रहे हैं लोकतांत्रिक हमारा देश है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिनको हम आज सेसेशनिस्ट कह रहे हैं, चाहे हुर्रियत हो, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सारे प्रो सेसेशन रहे हैं। ये सारे पाकिस्तान के इशारों पर नाचते रहे हैं। इन सब ने आतंकवाद को पूरा बढ़ावा दिया, सहयोग दिया और इसमें संलग्न रहे हैं, शामिल रहे हैं, इनके टॉप नॉच लीडर्स भी। इसके बावजूद नंबर 1 उनको सिक्योरिटी मिलती रही है। उनको सूटकेस भर भर के पैसे जाते रहे हैं। उनका इलाज सरकारी होता रहा है। उनको घर हाई सिक्योरिटी जोन में मिलते रहे हैं। और जब आर्टिकल 370 को हटाने के बाद, 35A को स्क्रैप करने के बाद इनको लिया गया, हिरासत में लिया गया, परंतु 5 स्टार होटल में रखा गया या उन्हीं के अपने घर में उनको थोड़ी देर के लिए उनके ऊपर कुछ बंदिशें डाली गई कि आप बाहर नहीं जा सकते। इसको प्रिवेंटिव कस्टडी जो भी कहिए। किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं, किसी के ऊपर कोई केस नहीं, तो फिर आपने बंद क्यों किया था? बंद किया तो किस लिए किया था? उनके ऊपर कोई भी केस आज के दिन नहीं चल रहा। कश्मीर में यासिन मलिक जैसे लोग और भी कितने हैं। यासिन मलिक का तो खुलेआम अपना बयान है कि उसने मरवाए इतने लोग, जिसमें एयरफोर्स ऑफिसर्स भी शामिल थे। औरतों को अगवा किया, उनको चिरवाने का, और सुना है रेप का भी, गैंग रेप का भी उसके ऊपर इल्ज़ाम है। कुछ इल्ज़ाम तो उसने बड़े फ़ख्र से कबूल भी किए। इतने साल अंडरग्राउंड रहा, वो भी पाकिस्तानी पपेट है। एक केस नहीं उसके ऊपर चल रहा, अंदर बाहर कभी हो जाता है, पर आप देखिए आज तक उसको 10 बार फांसी पे लटकाना चाहिए था, नहीं हुआ। और सारे दुनिया घूमता है, पाकिस्तान जाता है, जहर उगलता है इस देश पर, तो फिर भी उसको कई हमारे सरकार के अंदर के, जैसे वजाहत हबीबुल्लाह जी ने बहुत सपोर्ट की, उसको एक गांधीयन चेहरा देने में भी उनका बड़ा योगदान रहा। और कितने और मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन, जिसको हम कह सकते हैं, कैसे संरक्षण देते हैं इन लोगों को। या उदाहरण लीजिए तीस्ता सेटलवाद का, जिसने इतना कहर ढाया, झूठ बोल बोल के गुजरात के दंगों का विकृत चेहरा पेश करके नरेंद्र मोदी को, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, और अमित शाह वहाँ के होम मिनिस्टर थे, अमित शाह को तो जेल तक भिजवा दिया झूठे चार्जेस पे। वो मैं खुले से अपनी किताब में इस्टेब्लिश कर चुकी हूँ कि ये कांग्रेस के भड़काए हुए दंगे थे। चाहे गोधरा कांड हो, उसके बाद के दंगे हो, ये कांग्रेस का हाथ था इसमें। इट्स बीन इस्टेब्लिश्ड। उनके कुछ लोग पकड़े भी गए, परंतु तीस्ता सेटलवाड को 8 सिक्योरिटी गार्ड, ब्लैक कैट कमांडो उसके साथ चलते थे। शायद अब भी होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना तो बगावत पे है ही है, तो कोई बड़ी बात नहीं, आज भी उसके पास उतने हों। अब जहाँ तक सुशील पंडित का सवाल है, बहुत सीरियस बात है कि 2 लोग अरेस्ट होते हैं ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ। सबसे पहले तो सरकार का फ़र्ज़ था कि
एकदम सिक्योरिटी तैनात कर दी जाए, उसका सिक्योरिटी रिस्क असेस करते हुए। और सिक्योरिटी का ये मतलब नहीं कि आप दिल्ली पुलिस का एक डंडे वाला कांस्टेबल उसके घर के बाहर खड़ा कर दो, क्योंकि कुछ अटैक हुआ तो पहले ही भाग लेगा। इट हैज़ टू बी समबडी हु कैन फेस अ मर्डरस अटैक। ऐसा अभी तक तो मेरे जानकारी में ऐसा अभी तक नहीं हुआ। तो ये हमारी स्टेट पावर की बहुत बड़ी कमी है कि इन्होंने बैन नहीं किया सेसेशनिस्ट को आज तक, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे वो माओवादी संगठन हो, जो भी खुलेआम देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं उनको पूरी तरह सपोर्ट मिलती है। देखिए, लीगल सपोर्ट भी तीसरा सेटलवाद के लिए देश के 8-9 टॉप नॉच लॉयर हर पेशी पे आते थे, और हम जैसों पे अगर झूठे केस भी लगते हैं तो हमें तो अपना ही लड़ना पड़ता है। बिल्कुल। मेरे ऊपर किया था ना एक वो शुजात बुखारी, राइजिंग कश्मीर के एडिटर ने, मैंने केवल इतना ट्वीट किया, 3 ट्वीट किए थे मैंने केवल, कि पैसा भारत सरकार का लेते हैं और गाना गाते हैं पाकिस्तान का। अब ये झूठ तो नहीं बोला, लेते हैं, इतनी प्रॉपर्टीज़ उनको मुफ्त में सरकार ने दी हैं, तो उसके ऊपर मेरे ऊपर क्रिमिनल डेफेमेशन का केस होता है, और बिना मेरी पेशी के श्रीनगर की जज साहिबा नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट भी मेरे इशू कर देती हैं, मतलब बिना सुनवाई के ये हालत है। तब भी मुझे ही अकेले अपने बलबूते पे केस लड़ना पड़ा था, सिक्योरिटी की बात तो बहुत दूर। तो जहाँ तक सुशील पंडित का सवाल है, इसमें दो राय नहीं कि सुशील जी इस देश की बहुत सशक्त आवाज़ है, और सशक्त मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो बहुत लॉजिक से, फैक्ट्स के साथ और बड़े सटीक ढंग से, बिना गाली गलौज या हाय तौबा किए, वो अपनी बात कहने की क्षमता रखते हैं, देश में भी और इंटरनेशनल फोरम पे भी, और कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। पहले दिन से ही उन्होंने अपनी कम्युनिटी की आवाज़ उठाई है। सिर्फ ये कश्मीरी पंडितों का सवाल नहीं है, कश्मीरी हिंदुओं का सवाल नहीं है, ये देश की सुरक्षा का सवाल है, क्योंकि ये मसला कश्मीरियों को वहाँ से निष्कासित करने का, जो एथनिक क्लेंजिंग हुई, इसका सीधा साधा मकसद था एजेंडा गज़वा हिंद को और आगे बढ़ाना। पाकिस्तान बना, एजेंडा गज़वा हिंद का पार्ट 1 था। उसके बाद ये बार कश्मीर में एक छोटी सी माइनॉरिटी थी, 3-4% होंगे हिंदू, ये उनको भी नहीं झेल पाए, वहाँ झेल नहीं पाए कि इतने लोग भी बचे रह सके। हालांकि किसी कश्मीरी पंडित ने इनके कभी विरोध की बात नहीं की, सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ही रह रहे थे कश्मीरी पंडित वहाँ, फिर भी नहीं झेल पाए, और वहाँ से हटाना, उसके बाद फिर जम्मू में फैलाव होता जा रहा है ग्रेटर कश्मीर के नाम पे। वही काम जो कश्मीर में हुआ वो राजौरी, पुंछ, डोडा, एक के बाद एक फिर कथुआ तक आ पहुँचे, जो ये फेक आसिफा कांड इन्होंने रचाया, वो वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट, कथुआ डिस्ट्रिक्ट में भी हिंदुओं को निकलवाना था डरा के। इसमें तो बीजेपी सरकार पीडीपी और हुर्रियत के साथ हो गई ना आसिफा केस में, उनको निर्दोषों के मत्थे इतना जघन्य अपराध मर के, जिस लड़की को उसकी अपनी कम्युनिटी, उसकी अपनी फैमिली ने मारा और मरवाया है, उसको आप हिंदुओं के नाम पे डाल के आज वो जेल में सड़ रहे हैं। और भारत सरकार इसके पक्ष में भी है कि झूठे इल्ज़ाम पर उनको फांसी भी लगा दी जाए। ये बीजेपी की सरकार कर रही है, तो क्या इनसे उम्मीद करें? ये तो हमें भेड़ियों को सौंप देंगे बड़ी खुशी से, ये बड़ा दुख होता है। क्या पीस प्रोसेस के नाम पर अपराधियों को इस तरीके का संरक्षण पूर्ववर्ती सरकारों ने भी किया ही था, तो क्या जो पहले की सरकारों की लाइन रही, ये वही सिमिलर लाइन है? कुछ मायनों में उससे भी बदतर है, कुछ मायनों में बहुत सुधरी है। जैसे आर्टिकल 370 तो उड़ाया, बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की, 370 और 35A को हटाना हिस्टोरिक है। अब उससे उम्मीद बंधी थी कि
ये अब सशक्त करेंगे। भारत सरकार अपना कंट्रोल सशक्त करेगी और इनको मार्जिनलाइज करेगी। और 70 साल की जो ज़्यादतियाँ हुई हैं जिन जिन समुदायों के साथ, चाहे वो वहाँ के दलित रहे हों, जिनको इंसानियत का भी दर्जा नहीं था, इंसान का दर्जा भी नहीं था, ये सेकंड क्लास भी नहीं, 5th क्लास 10th क्लास कैटेगरी के सिटीज़न बन के वहाँ के SC कम्युनिटी के लोग थे। गुरखा कम्युनिटी को भी कोई हक नहीं था। जो वहाँ से POJK से उजड़ के आए थे उनको भी वोटिंग राइट्स नहीं, प्रॉपर्टी का हक नहीं, वो मिलेंगे तेज़ी से। और दूसरा ये कि इसका कश्मीर का इंटीग्रेशन करा जाएगा। ये उम्मीदें ही नहीं, एक उत्साह की लहर सारे देश में दौड़ गई थी और सच में लगता था कि अब एक नया इतिहास शुरू होने जा रहा है, बीजेपी रचेगी एक नया इतिहास। उसके बाद क्या किया, उनको बंद किया, पर ढिल ढुल अभी हमें पता नहीं। फिर उसके बाद अभी आप देखिए हाल ही में ये चुनाव प्रक्रिया, ये काहे को, कोई कश्मीरी किसी चुनावी राजनीति में इंटरेस्टेड है ही नहीं, और जो इंटरेस्टेड हैं वो केवल लूटने के लिए, ताकि उनको पॉलिटिकल ऑफिस दे दो तो वो सारे डेवलपमेंट फंड अपने घरों में अपने जेबों में भरते जाएं। ये तो कश्मीर का इतिहास रहा है। वहाँ के लोग किसी पार्टी पे विश्वास नहीं करते, अपनी PDP पे, NC पे, कांग्रेस पे, किसी पार्टी पे उनको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। उनको चाहिए एक कड़ा अनुशासन और अच्छी गवर्नेंस, फेयर माइंडेड हो, ईमानदार हो, ये चाहिए कश्मीर के लोगों। इन्होंने ज़बरदस्ती चुनाव थोपे हैं DDC का कह के। अभी DDC का कह के वही लोग वापस आ गए ना, अब फिर करोड़ों अरबों रुपए उनके हाथ में पहुंचा दिए जाएंगे डेवलपमेंट के नाम पे, इसके नाम पे, जिसकी उनको कतई परवाह नहीं है। फिर करप्शन का सिलसिला भारी भरकम शुरू हो जाएगा। नौकरियां देखिए, जितनी भर्ती हो रही है 90% से ज़्यादा भर्ती कश्मीरी मुस्लिम्स की हो रही है। नहीं दे रही है जम्मू के लोगों को कोई नौकरी में हिस्सा नहीं, कोई डेवलपमेंट की वहाँ उस रीजन की कोई बड़ी बात नहीं हो रही, और बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड है। हमने अखबारों में भी कब नाम आता है जम्मू का कि जम्मू की ये आवाज़ है, कभी नहीं। केवल कश्मीर, और वो भी कश्मीर के मुस्लिम जो हर वक्त आग उगलते हैं। जी, सेपरेटिस्ट की बात करने वाले, सेपरेटिज्म को फॉलोअप करने वाले, जो ये कहते थे कि 370 और 35A को हटाने के बाद यहाँ पे तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, आज वो कहते हैं कि हमसे गलतियाँ हुई है तो हमारी गलतियों के लिए हमसे बात करो। कोई नहीं कहता कि हमसे गलतियाँ, कौन कह रहा है? महबूबा ने कभी कहा हमसे गलती हुई है? फारूक साहब ने ये, अरे फारूक जी सुबह एक बात कहते हैं, शाम को दूसरी कहते हैं। उनका यही है कि श्रीनगर में एक बात कहेंगे, जम्मू में दूसरी, दिल्ली में तीसरी, लंदन में चौथी। फारूक जी का आप कहीं भी भरोसा नहीं कर सकते। अभी पार्लियामेंट में बोला उन्होंने, ये उससे क्या है, पार्लियामेंट में बहुत कुछ बोल चुके हैं। ये गलती फलती कुछ नहीं होती है, ये आग को जलाए रखो और ज़रा अपने पे आँच आने लगे तो एकदम फिर भारत माता की जय भी कह दो, जिसमें कोई उनकी ईमानदारी नहीं है, उनकी कोई कन्विक्शन नहीं है, मौका परस्त हैं। और इस देश को इतना लूट के खाया है, इतना लूट के खाया है, थोड़ा और खाने की इच्छा है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको सीरियसली लेना चाहिए उनकी अपॉलॉजी को। कोई अपॉलॉजी में कोई मायना नहीं है। अभी गुलाम नबी साहब को लेकर पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने भी 2-4 बातें कही, उनकी व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों की चर्चा की, और उससे ये लगता है कि कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कश्मीर की व्यवस्था को लेकर शायद भारत सरकार ने सोची है। आपका क्या कहना है, क्या अभी तक गुलाम नबी साहब व्यवस्था से बाहर थे? देखिए, सबसे पहले जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने मेरे को तो बहुत घटिया ड्रामा लगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नंबर 1 इसलिए क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद जी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने कभी प्रो सिटीज़न या प्रो हिंदू बात या प्रो माइनॉरिटी बात, हिंदू तो वहाँ माइनॉरिटी हैं जी, मैंने नहीं सुना उनको कुछ कहते या करते। कांग्रेस के वो रहे हैं प्यादे, सोनिया दरबार के लॉयल दरबारी रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति के लिए रुलाई आ जाना,
ऐसे क्या कर दिया उन्होंने कि एक दिन एयरपोर्ट में उन्होंने थोड़ी चिंता जता दी, पर 100 बुरे काम किए। रोशनी एक्ट को कार्यान्वित करने का काम तो किया। इतनी वहाँ पे जो लूट मच रही थी रोशनी एक्ट के नाम पर, लैंड जिहाद जो हो रहा था, जम्मू में डेमोग्राफिक जिहाद जो हो रहा था, उसमें उनका पूरा हाथ रहा। रजौरी पुंछ में उन्हीं का डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये। वहाँ जब टेररिज्म की वजह से हिंदुओं को भागना पड़ा, उन डिस्ट्रिक्ट्स भी खाली होते गए, और हिंदू मेजॉरिटी से हिंदू माइनॉरिटी कितने डिस्ट्रिक्ट बन गए, मैंने नहीं सुना कभी उनका दिल पसीजा हो गुलाम नबी आज़ाद का। हाँ, बाकियों से थोड़ा अच्छे हैं, मतलब बातचीत में वगैरह वगैरह में तहजीब वाला इंसान है वो, पर उस इंसान ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जो मोदी जी को रुलाई आ जाए। और हैरत की बात यह है कि इसी दौरान अडवाणी जी की भी राज्यसभा से छुट्टी हुई। वो जो दूसरे बड़े नेता जो एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे, क्या नाम उनका, मुरली मनोहर जोशी जी भी गए। प्रधानमंत्री के तो वो सीनियर रहे हैं। बिल्कुल। और इनको तो उन्होंने अपनी उस क्या काउंसिल बोलते हैं, मार्गदर्शकों में रखा है। एक शब्द नहीं बोला प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए। इनके लिए रुलाई आ गई काहे को। देखिए, कन्विंस नहीं होता कोई इन बातों से। और अगर इससे ये गलत फहमी है कि इससे मुस्लिम वोट बीजेपी के फेवर में हो जाएगा, मुझे लगता है ये बहुत नादानी है। ये वही गेम खेल रहे हैं जो कांग्रेस खेल खेल के हार चुकी है और देश को हरा चुकी है जी। तो इट्स अ बैड गेम एंड आई फील वेरी सॉरी दैट मोदी जी से ये उम्मीद नहीं थी। इसी तरीके का एक काम जो कांग्रेस 70 साल से करती रही है कि कश्मीर में विदेशी राजनयिकों को बुलाकर कश्मीर का दौरा कराना और पीस प्रोसेस कैसा चल रहा है ये दिखाना, जबकि बीजेपी की पहले की जो पार्टी की लाइन रही वो था कि हम कश्मीर में विदेशी इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, कांग्रेस ने कभी नहीं आने दिया किसी टीम को बाहर की, यहाँ तक कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी नहीं जाने देती थी। इस मामले में कांग्रेस ज़्यादा पक्की रही है जी, ताकि उनको विदेशी जूते ना खाने पड़े, तो वो नहीं आने देती थी। एमनेस्टी को तक को नहीं जाने देती थी कश्मीर में जी। इनका अनोखा ही इश्क चलता है विदेशी ओपिनियन में मेकर्स के साथ, और वो भी घटिया पटिया उठा लाते हैं। जिनको लेके आए उनकी तो यूरोपियन यूनियन वालों ने ही नकार दिया आधिकारिक दौरा ये तो है ही नहीं कोई, ये तो सारे राइट विंगर्स हैं या एक्सट्रीम दिए हैं वो हैं, पूरी तरह से नकार दिया। फिर वहाँ जाते हैं, वहाँ हड़ताल हो रही है। अभी तो 2 मर्डर हो गए और दोनों को टारगेट हिंदुओं को किया गया। बिल्कुल। एक स्वीट हाउस वाले और एक ज्वेलर, उनको किया गया अभी हाल ही में श्रीनगर में जी। श्रीनगर में पूरा श्रीनगर बंद है। ये काहे को मुझे समझ नहीं आता। मोदी जी को इतनी मोहताजी क्यों है विदेशों से सर्टिफिकेट लेने की, और वहाँ के विदेशों की चिल्लर जी। आप देखिए ना, ओबामा कैसे इस देश को जूते मारते ही गए जी। कभी उन्होंने कोई अच्छा सर्टिफिकेट नहीं दिया, भले ही जितना प्रधानमंत्री जी उनके साथ मोहब्बत का रिश्ता बनाने का प्रयास किया, पर वो नहीं पिघले। उनका एजेंडा क्लियर है, मोदी जी का एजेंडा क्लियर नहीं है। इनको प्यार चाहिए अपने दुश्मनों का, और अपने जो इनका कोर सपोर्ट बेस है जिनमें सुशील पंडित जैसे आते हैं। ही इज़ अ बिग एसेट फॉर बीजेपी, ही इज़ अ बिग एसेट फॉर मोदी सरकार, अगर कोई इनका इस्तेमाल करना चाहे। पर नहीं ना, कश्मीर पॉलिसी में क्या ये सरकार सुशील पंडित जैसे लोगों से इनपुट लेती है? नहीं। किसी भी समझदार व्यक्ति से इनपुट लेती है? नहीं। गवर्नर की काउंसिल में कौन कौन बैठे हैं, कैसे कैसे जोकर और भ्रष्ट लोग बैठे हैं। जो चीफ सेक्रेटरी है कश्मीर का, वो सब का ये इल्ज़ाम है चिदम्बरम का चहेता है और भ्रष्ट है, वुमनाइजर है। ये इल्ज़ाम उस पर खुलेआम सोशल मीडिया पे लगते हैं। इतने भद्दे इस
इल्ज़ाम जो चीफ सेक्रेटरी जिसको बना के भेजा हुआ है, इतने भद्दे इल्ज़ाम उस पर लगते हैं। ऐसे आदमी को ही चुनना था। किस कूड़े के खत्ते से उठाते हैं मोदी जी कश्मीर जैसे प्रांत में किसी को भेजने के लिए। और मुर्मू जी अच्छा काम शुरू करने ही लगे थे, वो समझने लगे थे, और वो व्यक्ति नॉन पॉलिटिकल इस लिहाज से कि वो देश हित की सोच के एक ऐसा ब्यूरोक्रेट है, वो करप्ट भी नहीं है, उसने ये अयाशी गेम्स भी नहीं खेलनी होती, उसको हटा दिया। वो उसके पकड़ में आने ही लगी थी बातें, समझने ही लगा था, तो उसको हटा दिया। अब ये जो नए आए हैं, ये पल में रत्ती पल में मासा, समझ नहीं आता जी। क्या मोदी जी राष्ट्रवादियों को सो कॉल्ड सेकुलर लोगों से बैलेंस करने की दिशा में चल रहे हैं? नहीं जी, कोई बैलेंस नहीं कर रहे। जितना उनका तिरस्कार कर सकते हैं उतना तिरस्कार करते हैं मोदी जी। मोदी जी का ये अनोखा पर्सनालिटी ट्रेट है कि जो भी व्यक्ति प्रखर आवाज़ में देश हित की बात करता है, वो एक छोटा मोटा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, किसी प्यारी सी लड़की ने छोटा सा वीडियो डाल दिया, वो अच्छा लग गया, क्यूट हो गया, 26,000 वायरल हो गया, ऐसे लोग मोदी जी के लिए ठीक है। पर जैसे तुफैल जी जैसे लोग जी, जो खुल के प्रखर आवाज़ में राष्ट्रहित की बात करते हैं, या सुशील पंडित ही लीजिए, ऐसे कई लोग हैं, या संजय दीक्षित को लीजिए, काफ़ी लोग हैं अब देखिए ना, ब्यूरोक्रेट है, बिल्कुल, अभी बिल्कुल। रिटायर्ड है, ऐसा व्यक्ति इनको नहीं दिखता। हाँ, वो जो कि कुछ बगैर काम कर मदद सके। के भी वो लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। एक पैसे के लिए बिना भी ऐसे कितने लोग हैं मेरे समय, जो हमें कुछ नहीं उम्मीद, सिर्फ ये है कि आप अच्छा काम करिए, और उस अच्छे काम में, देश हित के काम में हमसे भले ही झाड़ू पोछा करवाइए, हम करने को तैयार हैं। बिल्कुल। पर ये मोदी जी के टेस्ट तो अजब ही है, क्या कहें। जो देश में न्याय की अपेक्षा लिए बैठे हैं, हमारा जुडिशियल सिस्टम है, उसमें विश्वास करते हैं, इस संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, उनको जब न्याय नहीं मिलता और अपराधियों के साथ वार्ताएं होती है, तो क्या लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों का विश्वास नहीं टूटता? देखिए, लोकतंत्र तो वैसे भी हमारा बहुत कमज़ोर और सड़ा गला है जी, इसको 70 साल में नर्चर करने की बजाय हर संस्था को पूरी तरह से जैसे दीमक खाती है वैसे खाई हुए। अब वो नया लोकसभा बना लीजिए, नई बिल्डिंग बना लीजिए, भव्य इमारत, मैं कहती हूँ जो ये हमारे एमपी हैं, क्या इस बिल्डिंग के लायक भी हैं? ये LIG क्वार्टर के लायक नहीं है जो इनकी परफॉर्मेंस है, स्लमी काम है। वहाँ देश विरोधी ताकतों के इतने गढ़ बने हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए आप भव्य और भी भव्य लोकसभा का भवन और राज्यसभा का भवन और क्या क्या उन्हें फैसिलिटीज़ देंगे। उन फैसिलिटीज़ को यूज़ करने की कितने MPs हैं जिनकी सही में क्षमता भी है या इस लायक है वो कि इन पे और खर्चा किया जाए। तो हमारा लोकतंत्र जिस तरह फंक्शन करता है हम देखते ही हैं, कभी कोई सीरियस बिल पे ढंग से बहस नहीं, चर्चा नहीं, कोई पढ़ने का सिलसिला नहीं, और ऊल जलूल डिमांड्स पे पार्लियामेंट को रोका जाता है। तो ये सिर्फ ऑपोजिशन की बात नहीं, ट्रेजरी बेंचेस में भी हम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग, कमिटेड लोग देखें। कोई लाल बहादुर शास्त्री जैसा माइका लाल देखें आज के पार्लियामेंट में, तो इक्का दुक्का मिल जाएगा। ये नहीं मैं कहूँगी, इक्के दुक्के आज भी हैं, परंतु ऐसे लोगों की कदर एक तो कम है, और दूसरा आप देखिए ना, कैबिनेट में भी ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कर्मठ हैं और अपनी जिम्मेदारी ठीक से संभाल रहे हैं या उन्हें संभालने दी जा रही है। और सेंट्रलाइजेशन बहुत है भी तो मार्जिनलाइज्ड कर दिए गए बिल्कुल हैं। बिल्कुल 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 रबर स्टैम्प बना दिया सब मिनिस्टर्स को। ये बहुत ही, एक आध को छोड़ के डॉक्टर हर्षवर्धन है जो अपना काम कर्मठता से कर रहे हैं बिना कुछ लाइमलाइट डिमांड किए, या नितिन गडकरी अपना काम
कर्मठता से करते हैं और वो भी चुपचाप से करे जा रहे हैं। बाकी कोई विरला ही होगा जिसका नाम आपका लेने का मन करे श्रद्धा से। अब मोदी जी क्यों ऐसे लोग चुनते हैं, कैसे 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 चुनते हैं? हरियाणा जी के चीफ मिनिस्टर को ही देख लीजिए, जहाँ बेवजह आपने पूरे जाट समुदाय को अपने खिलाफ खड़ा कर लिया, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को लाके जो किसी कम्युनिटी का सगा नहीं है, जिसका कोई मास बेस नहीं है। तो अभी सिंघू बॉर्डर पे जो चल रहा है, इसका बड़ा कारण है कि हरियाणा के जाट इस बात से बड़े नाखुश हैं कि आपने एक ऐसा व्यक्ति थोपा है उनके ऊपर जिसका कोई आधार नहीं है, पॉलिटिकल डीप रूट्स नहीं है, आरएसएस का मेंबर होने के अलावा। दैट्स नॉट सफिशिएंट क्वालिफिकेशन। तो सवाल ये है कि आज के दिन जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो ज़्यादा एंडेंजर्ड हैं कांग्रेस रिजीम से ज़्यादा, क्योंकि देखिए जब मोदी जी आए थे तो देश विरोधी ताकतें इंक्लूडिंग कश्मीरी सेपरेटिस्ट थोड़े सहम गए थे, बिल्कुल थोड़े डर गए थे कि ये बंदा बख्शेगा नहीं अगर हम पुराने ढर्रे पे चलने की कोशिश करेंगे। मोदी जी ने पूरी तरह से इन्हें और बेलगाम कर दिया, निडर कर दिया। एक तो सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास साथ में, पर आप आतंकवादियों का विश्वास जीतेंगे जिसके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हीं सेपरेटिस्ट ताकतों को फिर से उनसे प्यार मोहब्बत का एक नया रिश्ता बनाने, वो मुंह पे थूकते हैं, आप उन्हें फिर मनाने चल पड़ते हैं। इससे उनका डर खत्म हुआ। दूसरा देखिए, अब जैसे दिल्ली दंगे हुए, पहले तो आपने स्टेट पावर की धज्जियाँ उड़ा दी, उसकी इज्जत की। 3-4 महीने वो बैठे रहे, सारा शहर अस्त व्यस्त हो गया, रोज़ हज़ारों करोड़ों का नुकसान हो रहा है इस शहर की इकोनॉमी को, पर आपकी हिम्मत नहीं हुई उन्हें हाईवे से उठा दो और कहो कि चाहिए रामलीला मैदान में बैठ जाओ या हाईवे से हट के अपने ही शाहीन बाग में बैठ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हाईवे नहीं हिलेगा, आप हाईवे नहीं धरना मार सकते। कहीं किसी देश में ये अलाउड ना होता, किसी देश में अलाउड ना होता। उनको हिम्मत बढ़ाई, फिर उसके बाद उन्होंने दंगे किए, चलो फिर एक्शन थोड़ा बहुत करने का प्रयास किया, पर आपकी पुलिस इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड है कि एक के बाद एक वो सिर्फ छूट नहीं रहे हैं, जज सरकार पे जूत चला रही है कि तुम ये केस, ऐसे केस लड़ते हैं, झूठे हैं, कोई एविडेंस नहीं है, आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिसेंट को सेडिशन नहीं कह सकते, यानी आपने केस भी ढंग से नहीं चलाए, वो सब छुटते जा रहे हैं और सरकार के मुंह पे लानत भी थोपे जा रहे हैं। जी। आपकी भारत की अदालतें जब सरकार को क्रिटिसाइज़ करते कहती हैं कि आप नाजायज़ काम कर रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को सता रहे हैं, तो आप सोचिए इसका क्या इमेज बन रहा है। कहीं ना कहीं अरे मुझे ही दे देते हैं ये केस, ढंग से पढ़ के मैं ही कर देती, मैं बिना लॉ की डिग्री के, कि एक भी व्यक्ति एक तो झूठा ना इम्प्लिकेट हो, दूसरा जो इम्प्लिकेट हो उसके ऊपर इतने अच्छे सबूत हों कि वो छुट ना सके। हमारे देश में टेररिस्ट ज़्यादातर छुट जाते हैं क्योंकि पुलिस कॉम्प्रोमाइज्ड है, पुलिस इतना वीक केस बनाती है। देखिए इसमें दो बातें हैं, या तो पुलिस ने बिल्कुल मासूम को, इनोसेंट को पकड़ा, चाहे कश्मीर में या यहाँ पे, उसको आपने बंद किया, उसको सताया, उसको जेल में रखा, वो भी अब हार्डन क्रिमिनल बन के निकलेगा बागी। एक तो ये है तभी वो छूटा क्योंकि आपने केस कमज़ोर किया और असली मुजरिम को आपने छोड़ दिया। तो आपने डबल डेंजर देश के लिए खतरा किया। इनोसेंट को बंद करने से आपने और दुश्मन बनाया, उसका सारा समुदाय फिर बदले पे तुल जाएगा, वो फिर आतंकवाद के साथ खड़ा हो ही जाएगा। दूसरा जो असली अगर आतंकवादी थे उनको आपने छोड़ दिया पैसा खा खू के, तो वो उनकी हिम्मत और बढ़ गई, उनकी हिम्मत और बढ़ गई। और यही क्रिमिनल्स के साथ होता है, इसलिए क्राइम बढ़ रहा है, इसलिए नहीं। हिंदुस्तान में वैसे इतना लो क्राइम रेट है,
जो है वो सारा पुलिस के संरक्षण में होता है। और टेररिज्म भी, इसको कश्मीर में पुलिस का, सिक्योरिटी फोर्सेस जो भी वहाँ के लोकल रहे, उनका संरक्षण मिला क्योंकि पॉलिटिकल संरक्षण था। जी। मैं एक पुलिस अधिकारी से बात कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि आपको अपराधियों के पकड़ने के बाद कभी कभी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए कॉल आते हैं? हमेशा। व्हाट डू यू मीन कभी कभी? बिल्कुल, उनका यही कहना था कि अक्सर होता है। अक्सर नहीं, हमेशा होता है। और ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं, और देखिए इन्फ्लुएंस की बात क्या है, एक तो जो नॉर्मल अपराधी उसकी पुलिस के साथ सांठगांठ होगी जी वो लेन देन करके ही रहते हैं। जी फिर है पॉलिटिकल अपराधी, जैसे शाहीन बाग में भरे पड़े हैं, यहाँ इतना असला, इतना, एक तो यहाँ जाने से पुलिस डरती है क्योंकि उनकी वर्दी उतार के, उनको नंगा करके चिथड़े उधेड़ दें, किसी ने विटनेस देने भी नहीं आना, उनकी लाश को वहीं गाड़ दें, किसी को पता भी नहीं चलना, ये हाल है। ये मिनी पाकिस्तान बने हुए कई सारे। दूसरा, चढ़ावा वहाँ से रेगुलरली आता है, इसलिए पुलिस जाना भी नहीं चाहती। आज आप किसी शाहीन बाग के व्यक्ति आपका घर में कुछ भी करने आ जाए, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति पे केस चलाना, क्योंकि एक तो वो पूरा कम्युनिटी मोबिलाइज हो जाती है उसको बचाने में। बेस्ट लॉयर्स मिल जाएंगे, कम्युनिटी प्रेशर मिल जाएगा, एसएचओ को, जज को ब्राइब देना उनके बाएं हाथ का काम है। करोड़ों अरबों रुपए उनके पास हैं ज़कात के, जो इस काम के लिए वो लगा सकते हैं, उनको अलाउड है। अगर वही हम जेन्युइन विक्टिम होते हुए भी हमें तो किसी की सपोर्ट नहीं मिलनी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, क्या ये लोग, जिस कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें बिलीव पूरा भारतवर्ष करता है, क्या ये कम्युनिटी, ये कभी नहीं हुआ, कम्युनिटी क्या स्ट्रेटजिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने में विश्वास रखती है? और एक इंटरनल जो इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडप्ट किया हुआ है, एक्सेप्ट किया हुआ है, जिसको ईमान कहते हैं, उसी को फॉलो अप कर रही है? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी खामियां हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके, डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके ही इस देश पर कब्जा कर रहे हैं, ये मत भूलिए। उनकी जो सोच है, ये जो आर्टिकल 25 से 30 तक जो क्लॉजेस हैं वो स्पष्ट हैं, धर्मांतरण को मदद करने के लिए, माइनॉरिटीज तथा कथित प्रोटेक्शन है सभी के लिए। प्रोटेक्शन ही नहीं, बढ़ावा। यस। हिंदुस्तान एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जहां स्टेट नॉन मुस्लिम्स, नॉन क्रिश्चियंस टैक्स पेयर के पैसे से कन्वर्जन्स को फाइनेंस कर रही है। जब आप इमामों को तनख्वाहें देते हैं टैक्स पेयर के पैसे से, जब आप उनको लैंड ग्रांट्स देते हैं, जब आप उनको मॉडर्नाइज मदरसा के नाम पर करोड़ों रुपया दे रहे हैं, जब आप 22,000 करोड़ मोदी सरकार ने स्पेशल स्कॉलरशिप फंड मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए, माइनॉरिटी क्या, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस ही आए उसमें, मैक्सिमम वही और क्या। तो इसका मतलब ये तो आप बढ़ावा दे रहे हैं ना जी। आईएएस की तैयारी के लिए खास पैसा दिया जा रहा है मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को, कि आप आइए और उनका आईएएस जिहाद, यूपीएससी जिहाद जो है, आप इसमें मुकम्मल कीजिए इसको। तो ये सरकार तो, अभी केरल की खबर नहीं आई कि आरएसएस के कुछ लोगों ने वहाँ की जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है उसके साथ सांठगांठ की है कि आपकी जो सबसे पुरानी चर्च है उसको करोड़ों रुपया लगा के हम रेनोवेट करेंगे, इसको नेशनल हेरिटेज का दर्जा देगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे। और आज दिल्ली में भी कौन से मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्टेड हैं, इस्लामिक। बिल्कुल। तो मंदिरों से पैसा लूट के सरकार मंदिरों को अपने कब्जे में जकड़े है, वहाँ अरबों रुपया लूटे जा रही है और इनको परोस रही है। तो इसका मतलब आप चाहते हैं कन्वर्जन बढ़े नौकरियों में। इनके लिए पहले ये था कि मुस्लिम में कोई जात पात नहीं होती, इनको काहे की कन्वर्जन, अब वो भी आपने कोटा इसमें डाल दिया। तो यू आर इनकरेजिंग कन्वर्जन्स, यू आर पेइंग फॉर कन्वर्जन्स। कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म को
75 में आई थिंक अडप्ट किया गया। जिस तरीके से किया गया मैं उस तरीके की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन सेकुलरिज्म को अडप्ट करने के बाद पॉलिटिकल पार्टियों के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सभी पॉलिटिकल पार्टियां और उसके सदस्य एफिडेविट देते हैं कि हम सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक तो सिस्टम करें ना सेक्युलरिज्म। और उसमें ये सेक्युलरिज्म कहाँ है? वही मैं नहीं, ये देखिए, ये शब्द इतना भद्दा घिनौना बना दिया है, इसके पीछे इतनी भद्दी घिनौनी हरकतें हुई हैं कि उल्टी आती है इस शब्द से। सेक्युलर बन के तो दिखाइए, जैसे फ्रांस है, उसमें उसे कोशिश तो करता है कि स्टेट पावर और रिलीजन का बिल्कुल बीच में रास्ता अलग हो, इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते रिलीजियस कम्युनिटी स्टेट पावर में, वो करते हैं। फिर भी मुस्लिम्स आर वेरी स्मार्ट। पर आप बताइए ना, कहाँ है सेक्युलरिज्म? मैं वही बात करना चाह रहा था। मेरा क्वेश्चन है कि सेकुलरिज्म की शपथ लेने वाला हमारा हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदू, मुसलमान और सिख कैसे बना रह जाता है? वो नहीं, देखिए, सेक्युलरिज्म का ये मतलब नहीं कि आप हिंदू नहीं रहेंगे। सेक्युलरिज्म का ये मतलब है कि जब आप पब्लिक लाइफ में हैं तो आप एक सिटीजन की हैसियत से हक मांगेंगे जी। आप हिंदू की हैसियत से हक नहीं मांगेंगे, मुस्लिम की भी नहीं, या मुस्लिम की हैसियत से हक नहीं मांगेंगे। सेक्युलरिज्म का ये मतलब है। और आपका जो इलेक्शन में खड़ा होने वाला भी व्यक्ति, वो अपने रिलीजन का हवाला दे के वो वोट बैंक नहीं मोबिलाइज करेगा। वो अपने हैसियत, अपने काम और अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पे, स्टेट पॉलिसीज़ का उसका कितना अच्छा उसकी गिरफ्त है उसकी, और कैसा वो काम करता है, कितना रिस्पॉन्सिव है, उसके आधार पे। यहाँ तो आपने इंस्टीट्यूशनलाइज इतना कर दिया है कि अच्छे भलों को बुर्का पहन के इलेक्शन लड़नी पड़ती है जी। तो सेक्युलरिज्म की क्या बोले ना, उसको प्रोस्टिट्यूट से भी प्रोस्टिट्यूट तो किया ही है। सेक्युलरिज्म शब्द को रखेल बना के रख दिया है इस्लामिस्ट की, माओइस्ट की और इवेंजेलिकल्स की, जिनका खुला एजेंडा है। सेक्युलरिज्म का आज एक ही मायना रह गया है, खुली छूट इस्लामिस्ट को और क्रिश्चियंस को कन्वर्शन करने के लिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का केवल एक ही मायना है इस देश में कि इन दो ग्लोबल जिहादी ताकतों को, दोनों जिहाद करते हैं जी, इन दोनों जिहादी ताकतों को स्टेट सपोर्ट करेगी उनके जिहाद में, ताकि वो कन्वर्जन तेज़ी से कर सकें। स्टेट पैसे भी देगी, स्टेट इनाम भी देगी, उनके लिए लैंड ग्रांट्स भी देगी। आज आर्मी से ज़्यादा शायद वक्फ के पास लैंड है जी, और चर्च के पास भी। प्राइम प्रॉपर्टी सारे देश की और मिलती जा रही है। आप चर्च खोलना चाहें, गांव नहीं भी चाहता, फिर भी आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट धक्का मार के चर्च प्लांट करवा रहे हैं। मस्जिदें जहाँ कोई मुसलमान नहीं, जहाँ कोई ईसाई नहीं, वहाँ पे भी ज़बरन सरकार की मदद से ये प्लांट हो रहे हैं मॉस्क्स और चर्चेस। ये है सेक्युलरिज्म का अगर मतलब। तो हिंदू अगर अपनी अस्मिता को सिर्फ एक्सप्रेस करना चाहे तो कहेंगे तुम कम्युनल हो। सिर्फ यही कह दो कि बहुत जेनोसाइड्स हुई हैं हिंदुओं के साथ 1100-1200 साल से, बहुत झेला है अत्याचार, तो आप फासिस्ट हैं। यानी मुंह पे ताले लगा के जियो, डर के जियो, धिम्मी बन के जियो। ये स्टेट पॉलिसी है, ये स्टेट पॉलिसी है, ये मोदी जी की भी पॉलिसी है। आवाज़ बंद करके वो सुशील पंडित जैसे लोगों से क्यों नाखुश हैं? क्यों है कि वो भी मार्जिनलाइज क्यों है सुशील पंडित आज? जी, इसको तो सरकार में होना चाहिए था। ये तो बीजेपी आरएसएस के हैं बिल्कुल, और इन्होंने काफ़ी भरसक सेवा की है बीजेपी आरएसएस की। बिल्कुल, पर क्यों प्रखर आवाज़ से बोलते हैं और सच बोलते हैं। और लियाकत भी है थोड़ी, तो ये उनके लिए बहुत भारी पड़ गया। नहीं तो इनको होना चाहिए था सरकार में, किसी कश्मीर में इनको आई वुड इफ़ आई वर देयर, मैं तो इसको चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट बनाती। जी,
व्हाई नॉट? 70 साल तक आपने किसी हिंदू को नहीं बनने दिया. व्हाई नॉट सुशील पंडित एज द चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट? बिल्कुल. बहुत आपने परफेक्ट लाइनिंग जो अपेक्षा थी आपसे उस दिशा में आपने हमें पहुंचाया है. हमारे दर्शकों को दिशा मिली होगी, क्या स्थितियां हैं कश्मीर में, क्यों थ्रेट हो रही है राष्ट्रवादियों को. राष्ट्रवादियों की दिशा पहले से भी ज़्यादा उबड़ खाबड़ और रुकावट वाली हो गई है. गंभीर समस्या है. हम सरकारें बदल रहे हैं, देश को नहीं बदल पा रहे हैं. सरकारें बदल रही हैं, फिर बदल सकती हैं, लेकिन क्या हम देश को बदल पाएंगे? इस पर विचार करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है. जो लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये उनके विचार हैं. आपको भी विचार करना चाहिए. देश को किस दिशा में जाना है? कब तक हिंदू ही सहेगा, मेरा प्रश्न है. विचार कीजिए. मधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्ते. जय हिंद, जय भारत.